Hello everyone, welcome to Literature Lighthouse. I'm back again with the revision session on John Milton. इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इवन कुछ कोटेशंस इनकी इंपॉर्टेंट पोएम से रिपीटेड जो है बहुत एग्जाम में पूछी गई है उसको हमने डिस्कस किया है। तो आप में से जो भी लोग नए हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है कि हम जितने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी रिवीजन सीरीज से, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस सीरीज से जुड़े रहिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे की भी नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 74 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था जहां से हमें स्टार्ट करना था। 73 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि क्लास लेंदी हो गई थी फिर हमने पूरा नहीं किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम से है, सोनेट से है। इसको मैंने आप सभी को सजेशन दिया है कि पूरी सोनेट को आपको पढ़ना है। पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है, ऑक्टेव और सेस्टेट होता है 2 फॉर्म। पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं और ये 1652 में लिखी गई थी, लेकिन इसको पब्लिश करने में टाइम लग गया था, पब्लिश ये बाद में हुई थी। ओके, तो इनका क्या कहना है कि कौन सर्व करते हैं गॉड को बेस्ट तरीके से? वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, वन हु प्रेजेंट अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ए, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। क्योंकि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनका सामना करते हैं, गॉड की विल के आगे सरेंडर कर देते हैं और वेट करते हैं गॉड की सर्विस करने के लिए, उन्हीं को बोला गया है कि वो गॉड को बेस्ट तरीके से सर्व करते हैं। ओके, तो इसका होगा ऑप्शन ए। आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि ये रिवीजन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं, क्योंकि आप जब अपने व्यूज़ को मुझे बताते हैं, आप अपनी जब प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक फीडबैक मिलता है आप लोगों से और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आप लोग के लिए ऐसे ही लेक्चर्स बनाने का। विदाउट मोटिवेशन तो देखिए कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता, तो मुझे आप लोग के मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है और एक फीडबैक की भी, ताकि मुझे पता चल सके ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं ये सुधीर कुमार अरोरा की बुक से लिया गया है। रोज लाइक एन एक्सहेलेशन विद द साउंड ऑफ डलसेट सिम्फनीज एंड वॉइस स्वीट। व्हाट रोज लाइक एन एक्सहेलेशन, बताइए यहाँ पे किसकी बात की गई है? दैट रोज लाइक एन एक्सहेलेशन, तो पैंडेमोनियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पैंडेमोनियम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। We read Paradise Lost as a task nobody ever wished it longer। तो ये किसका कहना है? डॉक्टर जॉनसन का, सैमुअल जॉनसन का कमेंट है। सैमुअल जॉनसन का कमेंट आपको जहां कहीं भी दिखेगा आप उसे अंडरलाइन करेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट, टॉमस कैरियो, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड क्रॉसा, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएट्स हैं। क्वेश्चन पूछा ही जाता है टीजीटी पीजीटी में और भी एग्जाम में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है मेटाफिजिकल पोएट्स और कैवेलियर पोएट्स। कैवेलियर पोएट्स वो थे जो चार्ल्स वन के लिए जो लिखते थे। ओके, और इन सभी की जो पोइट्री है वो किंग के या रॉयल कोर्ट के एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती थी, उनकी प्रेज में लिखी जाती थी। तो कार्पे डियम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कैवेलियर पोइट्री की, तो आप इसको याद रखेंगे। और कैवेलियर पोइट्री के आपको फीचर्स देखने हैं। इन्हें सन ऑफ बेन भी बोला जाता है। ओके, ये जॉन मिल्टन की कंटेम्प्रेरी थे। हेनरी वॉन की पोएम है द रिट्रीट। ओके, Milton wrote a Latin pastoral to express his sorrow on the death of his friend Charles Diodetti। मैंने आपको बताया था चार्ल्स डियोडेटी इनके बचपन के दोस्त थे। तो एपिथेमियम डेमोनिस ये इन्होंने एलिजी लिखी थी, जो कि लिसिडस के जैसे ही 1639 में इन्होंने लिखी थी। ओके, 1639 में इनके फ्रेंड की जो डेथ होती, चार्ल्स डियोडेटी की डेथ, उसकी डेथ पे इन्होंने लैटिन में लिखा था इसको, एपिथेमियम डेमोनिस। ओके, which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and plea for democracy in the structure of the church? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑफ रिफॉर्मेशन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑफ रिफॉर्मेशन कब पब्लिश हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ऑफ रिफॉर्मेशन, एरोपेजिटिका, ऑफ एजुकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। Which literary priest shows the superiority of Presbyterian system of church government? तो ये ऑफ प्रिलैटिकल एपिस्कोपेसी ये वर्क है
और इसमें इन्होंने प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम जो है चर्च गवर्नमेंट का, उसकी सुपीरियोरिटी को दिखाया है। ओके, 1641 का वर्क है। नेक्स्ट वर्क है एनी मैडवर्जन्स। ये अटैक है किस कैरेक्टर पे? बिशप हॉल पे ये अटैक लिखा गया है, 1641 में लिखा है एनी मैडवर्जन्स, राइट। विच ट्रैक्ट रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट? तो एक ये लॉन्ग एक्लेसियस्टिकल ट्रैक्ट है। क्या नाम है इस ट्रैक्ट का? द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। क्या नाम है? द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, जो चर्च और स्टेट के सेपरेशन को रेकमेंड करता है। The doctrine and discipline of divorce, the judgment of Martin Bucer, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रेन, ये चारों आपको ट्रैक्ट याद रखने हैं। चारों का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिवोर्स पे 4 ट्रैक्ट लिखे और इसी के कारण मिल्टन को ट्रैक्टेरियन भी बोला जाता है। ओके, मिल्टन ने किस पे लिखा है? डिवोर्स पे। तो चारों के नाम आपको नोट करने हैं। मिल्टन टॉक्स ऑफ सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इनका कहना है जो बुक्स हैं उसे आप रिप्लेस करिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज लेना चाहिए। तो इन्होंने किस में बात करी? ऑफ एजुकेशन में। ऑफ एजुकेशन आता है 1644 में, एरोपेजिटिका 1644 में, राइट। सभी को आपको पढ़ना है, अच्छे से याद करना है चीज़ों को, जितने भी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन क्लास में, आप अगर इतना ही बहुत अच्छे से पढ़ें, रिपीट करें, रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। इस बात की मैं श्योरिटी आपको देती हूँ। और मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी 2021 में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी करी, उसी के आधार पे ही मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, The title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to Athenian court of Areopagus। ये माउंटेन का नाम है। तो ये एथेनियन कोर्ट जो एरोपैगस में, वहां पे जो कोर्ट लगती थी जहां पे लोग अपनी प्ली को सामने रखते थे, तो ये स्पीच जो है वो किसको एड्रेस किया, किसके द्वारा एड्रेस किया गया है? इजोक्रेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? इजोक्रेट्स के द्वारा। ओके, ये उस स्पीच की बात हो रही है जिससे एरोपेजिटिका का टाइटल लिया गया है। ओके, चार्ल्स वन वॉज बिहेडेड इन विच ईयर? 1649 में चार्ल्स वन बिहेड होते हैं और इंटरग्रम पीरियड जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, इंटरग्रम पीरियड उसे बोलते हैं जब बीच में कोई भी राजा नहीं था उस समय। ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं, उनके सन आते हैं, फिर लास्ट में चार्ल्स सेकेंड आते हैं, तब रेस्टोरेशन होता है। तो ये बीच का पीरियड आपको याद रखना है। मिल्टन wrote this work only to calm down the public reaction of fear to the beheading of Charles. Which work of this? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चार्ल्स वन की beheading होती तो पब्लिक एकदम chaotic सिचुएशन में आ जाती है और विरोध भी होता है। तो यहाँ पे 1649 में इन्होंने एक वर्क लिखा है ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इन्होंने जो किंग की बिहेडिंग हुई है उसको सही ठहराया है कि अगर किंग निरंकुश हो रहा है तो फिर जो पब्लिक है वो एक्शन ले सकती है। या किंग, क्योंकि पहले के टाइम में किंग को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था, तो उस समय ये बहुत बड़ा एक्ट था किंग को बिहेड करना। इसलिए लोग जो है वो, उनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्योटिक था। ओके, Who stood for an austere, high principled, God fearing and blameless kind of life? तो देखिए अब इसके बाद क्या होते? प्योरिटन्स आ जाते। चार्ल्स वन के बाद प्योरिटन सत्ता में आ जाते। ओलिवर क्रोमवेल, जिसे लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला जाता है, और मिल्टन भी प्योरिटन ही थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया ओलिवर क्रोमवेल को भी अपने वर्क में। ओलिवर क्रोमवेल का आना, उसमें भी उसको भी उन्होंने अपने वर्क के माध्यम से सपोर्ट किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का एज का टाइम क्या है? 1558 टू 1603। प्योरिटन्स वर, तो एलिजाबेथ एज के दौरान, एलिजाबेथन एज के दौरान प्योरिटन्स माइनॉरिटी में थे, क्योंकि एलिजाबेथ ने हर एक रिलीजन के व्यक्ति को एक इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। और वो उनका एक डिप्लोमेटिक तरीका था ताकि राज्य में शांति बनी जाए। और इसीलिए उनका जो टाइम लाइन है वो गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर बोला जाता है, क्योंकि उतना कोई ज्यादा क्योटिक सिचुएशन ही नहीं थी, कोई क्लैश नहीं था, सब लोग खुश थे, और इसलिए वो लिटरेचर उस समय बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था, ठीक है। कॉमर्स की लाइनें बहुत ज्यादा रिपीट होती है, आपको पढ़नी है। जितनी भी लाइंस देखिए यहाँ पे पूछी गई, इसको आप नोट कर लेंगे या आप इसको याद कर लेंगे, कई बार पढ़ेंगे, जैसा भी आपको ठीक लगे। लाइन्स याद करने में आपको प्रॉब्लम होती तो आपको जब भी आप कोई लाइन पढ़े उसका 1 या 2 कीवर्ड आप याद रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको थीम बताई थी, ये वर्चू के ऊपर था।
चैस्टिटी के ऊपर था। तो यहाँ पे देखिए लाइन आ रही, लव वर्चू शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ही हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्पेरी चाइम, और इफ वर्चू फीबल वर हेवन इट्स सेल्फ वुड स्टॉप द हार्ट। तो यहाँ पे देखिए वर्चू कई बार आ रहा है, तो कुछ आप कीवर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे स्पेरी क्राइम, स्पेरी चाइम आ गया, लव वर्चू, तो ये कॉमर्स की लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन हिज ब्लाइंडनेस से है, क्योंकि आरपीएससी में प्रेस्क्राइब था इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से मिलेंगे। ठीक है, जब कोई पोएम प्रेस्क्राइब होती है, जैसे एलटी के सिलेबस में पोएम प्रेस्क्राइब है, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे लिखने को। आप में से अगर कोई एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस नहीं है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, चलिए, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोयम किस फॉर्म में लिखी गई है? पेट्रार्कन सोनेट है, मैंने आपको बताया। पेट्रार्कन में क्या होता है? ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, और सेस्टेट होता है 6 लाइन का, और बीच में एक कैजुरा आता है। कैजुरा क्या होता है? पॉज। जब स्विच होता है प्रॉब्लम से, जो एक सॉल्यूशन की तरफ जो स्विच होता है उसे हम सीजरा बोलते हैं, सॉरी नॉट कैजुरा, सीजरा। ओके, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इस वर्क की इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग अगर आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 2 से 3 लाइन इस पोएम की प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पेशेंस वाला, पेशेंट मर्मर्ड, पहली लाइन आपको याद करनी है, और ये दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? दे यहाँ पे क्या, कौन है? तो दे मतलब वो लोग हु पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। डिक्री मतलब क्या होता है? डिक्री मतलब होता है रॉयल ऑर्डर। जैसे कि अगर हमारी लाइफ में गॉड ने परेशानियां ही लाई है, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मिल्टन की लाइफ में क्या परेशानी थी कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं, और उनके पास टैलेंट तो है लिखने का, लेकिन ब्लाइंड होने के कारण, अपने उस टैलेंट के कारण वो टैलेंट को सर्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने उस टैलेंट से गॉड को सर्व नहीं कर पा रहे, उनकी प्रेज नहीं कर पा रहे, इसलिए मिल्टन बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, इन लाइन थर्ड ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। यहाँ पे वन टैलेंट कौन सा है? तो एक टैलेंट है उनका, उनकी पोएटिक एबिलिटी, राइट, जिसको वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है एंड वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, की जो डेथ के बाद वो छिप जाएगा, और वो नहीं चाहते कि गॉड की वो बिना सेवा किए उनकी डेथ हो जाए। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकॉले ने लिखा है एसेज ऑन मिल्टन। ठीक है, और मैकॉले के ऐसे एडिनबर्ग रिव्यू में आते हैं, जिसमें मिल्टन के ऊपर भी उन्होंने लिखा है, 1825 में शुरू होता है। हालांकि आपको ईयर वगैरह नहीं याद रखने, बट एसेज ऑन मिल्टन आप वर्क याद रखेंगे। अगेन सेम लाइन रिपीट है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लाइन ली गई है। आरपीएससी में, टीजीटी में, छत्तीसगढ़ में कई जगह ये क्वेश्चन आया है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इन स्पेंड, ये किस पोयम का पहली लाइन है? सेम, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ही पहली लाइन है। पहले जब ये पोएम आई थी तो ये इसी टाइटल से आई थी। जैसे आप शेक्सपियर की सोनेट में भी देखते हैं, शेक्सपियर के सोनेट में, मैक्सिमम सोनेट में या तो आप सोनेट नंबर देखते हैं, या तो सोनेट की पहली लाइन आप टाइटल में देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मिल्टन के लिए भी हम यही चीज देखते हैं। तो ये किस लाइट की बात कर रहे हैं? आई साइट की बात कर रहे हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, तो माई लाइट मतलब इनकी आई साइट की बात कर रहे हैं। ओके, आज हम 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर, किस ईयर में? 1652। ये आपको याद रखना है, कई बार आपको बायोग्राफी से क्वेश्चन मिलेगा ईयर मैच करने को। क्रोनोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, सभी वर्क को। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उसको आप याद करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे लिसिडास हो गए, पैराडाइज लॉस्ट की इंपॉर्टेंट लाइंस, या कॉमर्स की, इन सब की लाइंस आपको देखनी है, कौन कौन सी लाइंस पूछी गई है, और वही बार बार रिपीट होती हैं। वॉट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर, बताइए 1652 में और क्या हुआ था? तो 1652 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। किस वाइफ की डेथ होती है? मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, मैरी पॉवेल की डेथ होती है 1652 में। मैंने आपको बताया था इनकी आई साइट चली जाती है, और मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम है डेबोरा। ओके, इसके बाद क्या करते हैं? इनकी पहली वाइफ थी मैरी पॉल। इसके बाद ये 1656 में शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से, लेकिन कैथरीन वुडकॉक भी 1658 में इनकी भी डेथ हो जाती है। आपने एक पोयम देखी होगी, मी थॉट वाली जो पोयम थी, वो कैथरीन वुडकॉक के ऊपर लिखी गई थी। और इसके बाद इन्होंने दोबारा, सॉरी नॉट दोबारा, बट थर्ड टाइम इन्होंने शादी करी 1663 में। तो जितने भी ईयर है ये आपको याद रखने हैं। ओके, मैरी पॉल से ये कब शादी करते हैं? 1643 में इनकी मैरी पॉल से शादी होती है, ये आप याद रखेंगे। ओके, 1643 में फर्स्ट टाइम मैरिज उन्होंने मैरी पॉल से करी, 1656 में इन्होंने कैथरीन वुडकॉक से करी,
और 1663 में अगेन इन्होंने एलिजाबेथ मिशेल से शादी किया, ठीक है, जो कि इनसे काफी उम्र में कम थी। तीनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लिसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी। लिसिडास किसकी मेमोरी में लिखा गया था? तो हमने डिस्कस किया था, एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखा गया था। ही वाज ड्राउन्ड इन द आयरिश सी, राइट। तो इन्होंने इसमें सेफर्ड की कैरेक्टर में दिखाया है। लिसिडास एक पेस्टरल एलिजी है, ये आपको याद रखनी है। ईयर आप मुझे बताएंगे, ईयर कब पब्लिश हुआ था। वैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ये 1637 रिटन है और पहली बार अपीयर होती 1638 में। नेक्स्ट है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपको वर्ड्सवर्थ में, विलियम वर्ड्सवर्थ में ये पोयम पूरी पढ़नी है बहुत अच्छे से। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये बात बोली थी, पूरी पोयम आप पढ़ेंगे, लंदन 1802। इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे इन वर्ड्सवर्थ कह रहे थे कि जो इंग्लिश पोएट है वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं, जैसे रुका हुआ पानी होता है ना, वो वैसे शेल्फिश हो चुके हैं, उनको अब नेचर में कुछ दिख ही नहीं रहा, गेटिंग एंड स्पेंडिंग में वो व्यस्त हो चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे इनका कहना है कि वो मिल्टन जो हैं उनकी सोल एक स्टार की तरह थी, वो चली गई है। तो ये एक तरह से एक इन्वोकेशन, नॉट इन्वोकेशन, मतलब एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी काइंड ऑफ पोयम है ये, ठीक है। और वो 17th सेंचुरी पोएट मिल्टन को यूलोइज करते हैं। तो ये एक सेस्टेट के फॉर्म में लिखी गई बहुत अच्छी पोयम है, आप इसे रिवाइज करेंगे एक बार। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब होता है? तो मैंने बताया था 1667 को पब्लिश होता है। और इसमें हमने कुछ और भी एडिशन देखे थे। 1674 में सेकेंड एडिशन आता है 12 बुक्स के बाद साथ। 1667 का जो एडिशन आता है उसमें 10 बुक्स होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बना है कि इन्होंने किसके मॉडल को फॉलो किया है, मतलब ये जो 12 बुक्स का जो मॉडल था वो किसका मॉडल था? तो वर्जिल का जो एनीड वर्क आता है उसी के मॉडल पे इन्होंने अपने वर्क को 12 बुक्स में किया था। कई बार क्वेश्चन बना है ये। थीम ऑफ एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका की थीम क्या है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये एक प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट है और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बोला गया है। लाइसेंसिंग एक्ट आता है और उसके कारण बुक पब्लिश होनी रुक जाती है। जिसमें भी पार्लियामेंट रोक लगा देती है वो बुक पब्लिश नहीं होती है। तो ये लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को अपोज करती है और वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट डिफेंसेस ऑफ प्रेस फ्रीडम एवर रिटन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्टन का फेवरेट वर्क कौन सा है? और लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पैराडाइज लॉस्ट टिक कर देते हैं, लेकिन इनका फेवरेट वर्क पैराडाइज लॉस्ट नहीं बल्कि क्या है, पैराडाइज रीगेट, राइट। 1671 में 4 बुक्स में पब्लिश होती है, जॉन मैकॉक ने इसको पब्लिश किया था। और इसमें हम देखते हैं क्राइस्ट को टेम्पटेशन इन वाइल्डरनेस बाय सैटर्न, ओके। 87 क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। आप अगर पीजीटी के पेपर उठाइए या पीजीटी के पेपर, आपको इस तरह की ये वाली जो लाइन है आपको कई बार मिलेगी, ठीक है। Nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, praise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so noble. कहाँ से लाइन्स आई हैं? ये सैमसन एगोनिस्टिस की लाइन है, ओके। सैमसन एगोनिस्टिस की। तो आप इसकी कीवर्ड्स, आप नथिंग टू हियर फॉर टीयर्स, ये आप कीवर्ड्स याद कर सकते हैं, ओके। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। 1671 में ये ट्रेजिक वर्क पब्लिश होता है, याद रखेंगे आप, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स। लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स क्या है? तो मैंने आपको बताया था मास्क। मास्क क्या होता है? रॉयल एंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता है, ओके। और इसको लिखा गया था इन द ऑनर ऑफ चेस्टरटी। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन 1634 बिफोर जॉन एगर्टन, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, एट लुडलो कॉसल इन सेलिब्रेशन ऑफ अर्ल पोस्ट एज द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि इसको पहली बार परफॉर्म कहाँ किया गया था, एट लुडलो कासल 1634 में जॉन एगर्टन फर्स्ट, जो कि अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, उनके सामने इसको परफॉर्म किया गया था। ये आपको याद रखने सारे पॉइंट्स। 89 देखते हैं, होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो किसे ही अपना मास्टर मानते हैं? तो स्पेंसर को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्पेंसर को, ओके। ये आपको याद रखना, स्पेंसर वॉज हिज मास्टर, ओके। व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? तो टीजीटी के राइटर्स की आपको सभी की बर्थ और डेथ ईयर याद रखनी है। 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म होता है, ब्रेड स्ट्रीट चीफ साइड, लंदन, इंग्लैंड में।
कहाँ पे जन्म होता है? वेयर वॉज ही बोर्न? तो लंदन में होता है, अभी मैंने आपको बताया। ओके, ये सभी पॉइंट्स आपको बायोग्राफी से मिल जाएंगे। और देखिए, मैं आपके साथ डायरेक्टली ही क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ, जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि आपने ऑलरेडी कई बार पढ़ा है। टीजीटी की आप लोग लगभग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने लगभग, मुझे ऐसा लगता है 5 to 6 टाइम्स तो मिनिमम तो पढ़ा ही है। रिवीजन है आपका, नोट्स आपके पास सभी है, तो इस समय कोई मतलब नहीं है नोट्स को डिटेल में डिस्कस करने का। इस समय सिर्फ हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो टीजीटी के लिए मैं केवल आपके लिए प्रैक्टिस की सीरीज लाऊंगी। जीआईसी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। तो जो टॉपिक्स आपने कभी नहीं पढ़े, जैसे मैं टेड ह्यूजेस की बात करूँ, टेड ह्यूजेस में मैंने एक एमसीक्यू सीरीज लाई थी, लेकिन उसके अलावा मैं एक लेक्चर टाइप भी आपके साथ शेयर करूंगी। अलेक्जेंडर पोप आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, ड्राइडन डिटेल में नहीं पढ़ा है। ओके, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म के भी कुछ पार्ट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद एमसीक्यू हम आपके लिए लाएंगे। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, बहुत सारे लेक्चर्स जो रिवीजन पे बेस्ड है वो भी आएंगे, और ग्रामर और वोकैब पे भी बहुत जल्दी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं एलटी ग्रेड की क्लास के लिए भी कुछ लेक्चर्स बना रही हूँ। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, काफी लोग जुड़े हैं एलटी ग्रेड के लिए, जिसमें कि मैं आपके लिए ड्रामा की यूनिट अभी कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ रेनेसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पॉइंट्स, जो मूवमेंट और टर्म वाली सीरीज, टर्म वाला जो सेक्शन है, उसे भी मैं आपके लिए कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, ये इसी पोएम की मैं बात कर रही थी। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्बाउस्टेन, ये कैथरीन वुडकॉक जो इनकी सेकेंड वाइफ थी, इन्होंने शादी करी 1656 में, लेकिन 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, और इन्होंने दो स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट भी लिखे थे डिवोर्स के ऊपर, क्योंकि ये इनको कुछ समय के बाद छोड़ के चली जाती हैं। तो ये इनके ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा है, ये आपको याद रखना है। इसका टाइटल कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था। एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप किसमें किया है? एरोपेजिटिका में। ओके, जितने भी वर्क हैं, ये आइकोनोक्लास्टिस मतलब होता है इमेज ब्रेकर, ये 1649 में वर्क आता है, इमेज आपको याद रखना है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस हाउ मेनी बुक्स? अब ये देखिए, यहाँ पे आपको दो तरीके का सवाल बन सकता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 10 बुक्स लगा देंगे। तो आपको 10 बुक्स नहीं लगाना, क्योंकि वो पुरानी बात होगी। अब आप बात करेंगे जो नई बात है, लेटेस्ट किस में, कितनी बुक्स में आया है, तो 12 में। और जब पब्लिकेशन की आप बात करते, तो आप लेटेस्ट पब्लिकेशन की नहीं, फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्क के बहुत सारे एडिशन आते हैं। तो आप सबसे पहला वाला जो वर्क पब्लिकेशन ईयर है वो आप बताएंगे। ओके, इन्होंने क्या किया था, बुक को 12 बुक्स में करने के लिए इन्होंने बुक 7 और बुक 10 को दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस पार्ट को इन्होंने एक्सपेंड किया था। तो बुक 7 और बुक 10 को इन्होंने स्प्लिट किया था दो पार्ट में। ठीक है, 1674 एडिशन में दो पार्ट में आती है। पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है किसमें? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? ब्लैंक वर्ड्स में। ओके, अनराइम्ड वर्ड्स होती है आइमिक पेंटामीटर में, ब्लैंक वर्ड्स आपको याद रखना है। और हीरोइक कपलेट इसका जस्ट अपोजिट होता है। द फेमस लाइन व्हाट डू द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ये कहाँ पे ये लाइन्स आती हैं? तो ये लाइन्स आती हैं पैराडाइज लॉस्ट में। सैटर्न का स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पीच है। तो सैटर्न की आपको लाइन्स याद रखनी है, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट से अगर आपकी रिटर्न में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सैटर्न की स्पीच काफी हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट, ये आपको याद रखनी है। एलटी ग्रेड वालों को, एलटी ग्रेड की जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इन्वोकेशन की लाइंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इन्वोकेशन से मिल सकता है और एक क्वेश्चन आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर है, वहां से मिल सकता है। ठीक है, तो पोइट्री के लिए मैं आपके लिए जल्दी ही आंसर बनाऊंगी, तो आप देखिएगा। इन्वोकेशन में का क्या क्या रेफरेंस दिया, ये भी आपको याद रखना है। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी कई बार इन्वोकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, और है तो 26 लाइन्स, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन, सर्व इन कहाँ की बात हो रही है? हेवन। इनका कहना है कि अगर हेल में रह रहे, हेल में शासन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हम हेवन में सर्व करें। ठीक है, बाई वॉट एज मिल्टन हैज बिकम टोटली ब्लाइंड, तो बताइए क्या एज थी इनकी? तो 1652 ईयर था, लेकिन ये इस समय इनकी एज 44 ईयर्स की थी। तो 44 ईयर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है,
व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? सैमसन एगोनिस्टिस कैसा प्ले है? तो ये वर्ड्स प्ले है, वर्ड्स ड्रामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज रिटन नॉट टू बी मीन्ड फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लोजेड ड्रामा भी हम कह सकते हैं। ओके, इस पेज के हम क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। 1671 में पैराडाइज रिगेन के साथ ये वर्क पब्लिश होता है, 4 बुक रहती हैं इसकी टोटल। ओके, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वॉज रिटन? अब देखिए लिसिडास को लिखा कब गया, मैंने पिछली क्लास में भी बताया और आज भी बताया था, 1637 में इसे लिखा गया है, 1631 में ये 38 में ये अपीयर होता है। ओके, 1637 रिटन डेट है। पैस्टोरल एलिजी ये आपको याद रखनी है। इट वॉज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग, जो कि फ्रेंड थे मिल्टन के, हु वॉज ड्राउन्ड व्हेन हिज शिप सैंक इन आयरिश सी ऑफ द कोस्ट ऑफ वेल्स इन अगस्त 1637। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस पोएम में कितनी लाइन है टोटल? 193 लाइन्स हैं, ठीक है, इरेगुलर राइम है, 193 लाइन्स हैं। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये किसका वर्क है? तो जॉन मिल्टन का है। ओके, जॉन मिल्टन का वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, और ये अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है, ये भी आपको याद रखना है। इसका ईयर भी याद रखना है, इसका ईयर क्या है? 1670। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्टाइल। तो ग्रैंड स्टाइल के ऊपर एक आंसर मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगी, तब आप देखिएगा ग्रैंड स्टाइल क्या होती है। नटशेल में आप देखिए कि एक ऐसी स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है दैट इज यूजुअली अलॉटेड टू पोएट ऑफ एपिक पोएट्स। ग्रैंड स्टाइल का मतलब होता है लॉफ्टी, डिग्निटी, इलोक्वेंस और सब्लिमिटी, जो स्टाइल होती है उसे हम बोलते हैं ग्रैंड स्टाइल। और अगर आप देखें तो जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट उसमें आपको ये दिखने को मिलेगा। ये ग्रैंड स्टाइल टर्म किसने क्वाइन किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने टर्म क्वाइन किया है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का जब हम क्रिटिसिज्म वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लाइफ ऑफ मिल्टन ये लिखा है, किसने लिखा है लाइफ ऑफ मिल्टन? तो सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। ओके, सैमुअल जॉनसन ने जो बायोग्राफी लिखी थी, जो 52 पोइट्स की, उसमें ही लाइफ ऑफ मिल्टन भी एक पार्ट था, जिसमें इन्होंने लिसिडास को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, ये आप याद रखेंगे। जॉनसन हेटेड मिल्टन्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड डिस्पाइज्ड हिज प्रैक्टिकल फिलोसफी। मोस्ट ऑफ द लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो लाइव्स बहुत सारी जो डिस्कस करी है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो ए सेक्शन, ए ही आंसर है इसका। अगर इसमें जो भी क्वेश्चन मुझे गलत लगेंगे उसके आंसर मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन्स एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस with whom he means to live। तो एल एलेग्रो में इन्होंने किसको इन्वोक किया? मर्थ को, गॉडेस ऑफ मर्थ को। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और कंपेनियन पोएम्स हैं एल एलेग्रो, एल पेंसरेसो, ठीक है। द पोएम इन्वोक्स mirth and other allegorical figures of joy and merriment and extols the active and cheerful life while depicting a day in the countryside according to this philosophy। Okay, in which of the following does Manua report the end of the protagonist in Milton's Samson Agonistus? तो यहाँ पे लाइन पूछी गई कि कौन सी लाइन है जिसमें मनोवा बताते हैं, क्या बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि जो प्रोटोगोनिस्ट है मतलब सैमसन, उसकी डेथ हो गई है। तो इसकी लाइन है काम ऑफ माइंड ऑल पैशन इज स्पेंट। क्या लाइन है? काम ऑफ माइंड ऑल पैशन इज स्पेंट। इस लाइन में मनोवा बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं सबको कि सैमसन की डेथ हो चुकी है। ओके, तो आज की क्लास में हमने टोटल 74 क्वेश्चन से मैंने डिस्कस किया है, तो 106 तक क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे जिससे आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो एक लेक्चर और मैं अपलोड करूंगी और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा टीजीटी की ही सीरीज में जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। शेक्सपियर में अभी नहीं कर रही हूँ, विलियम शेक्सपियर का, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो विलियम शेक्सपियर का भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगी। उसके पहले मैं जॉन गैल्सवर्दी कंप्लीट करूंगी और उसके बाद पीजीटी और जीआईसी दोनों को पैरेलल लेवल पर रख के जो भी मुझे कॉमन टॉपिक लग रहा है उसको कंप्लीट करूंगी, और साथ ही साथ जीआईसी के भी कुछ जो डिफरेंट टॉपिक है उसे भी कंप्लीट करूंगी। तो आपके लिए कंप्लीट ये रिवीजन सीरीज ही है। ये जो यूट्यूब चैनल जो मैंने क्रिएट किया है, ये इसी मोटो को या इसी इंटेंशन को ध्यान में रख के किया है कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप सब लोग पढ़ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो नया जुड़ा है
वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ की ज़रूरत है, कोई नोट्स चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, या आप लोग एलटी ग्रेड का कोई बैच चाहते हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ लिखने की। अगर आप जीआईसी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जीआईसी के लिए भी बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।